नमस्कार दोस्तों, मुकेश शर्मा हिंदी गुरु चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और प्यार भरा नमस्कार। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह है शब्द विचार। देखिए, वर्ण विचार वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है और यदि किसी विद्यार्थी को किसी प्रकार से कोई डाउट होता है तो वह अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख सकता है, तो उसको जवाब अवश्य मिलेगा। और या फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर जो भी है वो आप लिख लेवें और उसके ऊपर आप पूछ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देता हूँ और वैसे वीडियो पर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। चलो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है शब्द विचार। देखिए, पहले हमने वर्णों पर विचार किया कि वर्ण क्या है, वर्णों के प्रकार क्या हैं, और आज हम जो है शब्दों पर विचार करने जा रहे हैं, अर्थात शब्द क्या है, शब्दों के प्रकार कौन कौन से हैं। और आज का जो टॉपिक होगा वो होगा रचना, बनावट, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द। रचना, बनावट, व्युत्पत्ति एक ही बात है और इन सब के आधार पर जो शब्द है रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तो इन शब्दों के बारे में हम जो है आज पढ़ने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक है बड़ा विशेष टॉपिक है। क्या है कि मैं कह सकता हूँ कि शब्द जो है वो भी एक प्रकार से व्याकरण का मूल आधार ही है, और शब्दों के प्रकार यदि हमने पढ़ लिया तो व्याकरण बहुत आसान हमारे लिए हो जाएगी। चलिए देखते हैं हम इस टॉपिक की ओर। आओ, सबसे पहले बात करेंगे हम शब्द की कि शब्द क्या है। तो देखो, सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं, तो प्राय है विद्यार्थियों से पूछा जाता है तो लोग ये कहते हैं कि भाई जो वर्णों से मिलके बने वो शब्द कहलाता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वर्णों से मिलके बने वही शब्द नहीं होता है। शब्द के लिए और भी कई चीज़ें होती है जो बहुत आवश्यक होती है। तो क्या है शब्द? तो देखो, शब्द क्या कहता है, किसे कहा जाता है, वर्णों के सुनियोजित सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। प्राय है क्या होता है विद्यार्थियों, प्राय ये होता है कि लोग ये कह देते हैं कि वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। बात तो एकदम सही है, लेकिन केवल समूह मात्र नहीं, वह सुनियोजित होना चाहिए, उसमें सार्थकता का होना अत्यावश्यक है। अब जैसे मैं अभी आपके सामने स्पष्ट कर देता हूँ। एक तो जैसे मैंने शब्द लिख दिया ल प्लस कै प्लस मैं, और शब्द बन गया लकम, शब्द बना लकम। और यही बात मैं कहूँ कि कै प्लस मैं प्लस ल कमल, मैंने कमल कहा, या मैं कहूँ कै प्लस ल प्लस मैं, तो शब्द हो गया कलम। अब हम जानते हैं कि कमल एक फूल का नाम है और कलम जो है वह लेखनी को कहा जाता है। तो यहाँ पर सार्थकता मौजूद है। जहाँ पर सार्थकता है ऐसा वर्णों का समूह है, वर्णों का समूह होगा और सुनियोजित होगा, अच्छी तरह से जचाकर लिखा हुआ होगा, उसमें क्रमबद्धता होगी और सार्थकता का होना अत्यंत आवश्यक है। तो जहाँ वर्णों में सार्थकता है और ऐसा समूह बना हुआ है, आप देख सकते हो कि वह शब्द कहलाएगा। तो हम देख रहे हैं कलम शब्द है, कमल शब्द है और कलम भी शब्द है, लेकिन लकम कोई शब्द नहीं है, निरर्थक है यह। तो कहने का मतलब ये है कि वर्णों के सुनियोजित सार्थक समूह को ही शब्द कहा जाता है। अब देखो, ये तो बात है केवल शब्द की कि शब्द में सार्थकता का होना अत्यंत आवश्यक है और वर्णों का समूह शब्द होता है। अब इससे आगे की बात करते हैं अपन। इससे आगे की बात करें तो देखो, क्या है कि भाषा में जब बात करें तो ऐसे शब्द भी हैं जिनको हमने बनाया है, निर्माण किया है, और आज हम उन्हीं शब्दों को पढ़ने वाले हैं जिनका हम निर्माण कर रहे हैं, बना रहे हैं, जिन्हें रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर कहा जाता है। तो शब्दों के कई प्रकार होते हैं। कई विद्यार्थी जब कक्षाओं में पढ़ाया जाता है तो अध्यापकों से भिड़ जाते हैं कि गुरुजी यदि आप में इतना ही दम है तो एक काम करो, आप ये देखो ये शब्द है छात्र, इस छात्र शब्द की आप संधि करवा दो। अब गुरुजी जो है, जिसको ज्ञान नहीं होता है वह बेचारे उलझ जाते हैं, या नया व्यक्ति जो पढ़ाने के लिए उपस्थित होते हैं वो उलझ जाया करते हैं कि सर छात्र शब्द में संधि बता दो। सर एक काम कीजिए, जो दीवार शब्द है इस दीवार शब्द में आप कोई प्रत्यय का निर्माण कर दो। सर आप जो है एक काम कीजिए कि ये जो है छत्र जो शब्द है इस शब्द में आप एक काम करो कि समास बता दो आप।
तो कहने का मतलब ये है कि बड़े अटपटे सवाल कर लिए जाते हैं। तो देखो देखने वाली बात यह है कि छात्र में संधि नहीं है, दीवार में पत्ते नहीं है, छत्र में समास नहीं है। हर शब्द में संधि नहीं होती है, हर शब्द में प्रत्यय नहीं होता है, हर शब्द में समास नहीं होता है। तो कहने का मतलब यह है कि शब्द भी अलग अलग प्रकार से होते हैं, अलग अलग प्रकार से बने होते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक बिल्कुल इसी प्रकार का है, जिसमें हमें शब्दों का ज्ञान हो जाएगा कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं और शब्द रचना के आधार पर कैसे होते हैं, या कहें कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन से हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द कौन से हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द कौन से हैं, या इसी प्रकार से कहें कि अर्थ के आधार पर शब्द कौन से हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो है शब्द हुआ करते हैं। तो आज हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़े। तो अब बात करते हैं हम शब्दों के प्रकार की। देखो शब्द भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, शब्द बनाए भी जाते हैं, शब्दों का अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है, शब्दों को हमने अलग अलग जगह से लिया भी है और अर्थ की दृष्टि से शब्द अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यही हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो शब्दों के प्रकार की ओर बात करें तो शब्द जो है कई प्रकार से होते हैं। अब देखो नंबर 1 में बात करूं सबसे पहला, तो वह है रचना या कहें व्युत्पत्ति। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 2 अगर मैं बात करूं तो वह आता है उत्पत्ति। और उत्पत्ति जो है इसे स्रोत भी कहा जाता है, ये स है, इसमें ये र मिला दिया मैंने, स्रोत। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है वो शब्दों का प्रकार होता है। और इसी प्रकार से नंबर 3 है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। और नंबर 4 बात करूं मैं अर्थ के आधार पर। तो इस प्रकार से जो है शब्द अलग अलग प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर। क्या है कि शब्द बनाए भी जाते हैं। अब सब शब्द बनाए कैसे जाते हैं तो देखिए इसमें सबसे पहले नंबर 1 देखते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। आज हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, रूढ़ शब्द। नंबर 2 जो है वह होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और जो नंबर 3 है वह होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो आज हम इस टॉपिक को विस्तार से पढ़ेंगे, आप जान जाओगे कि शब्द कौन कौन से किस किस प्रकार के होते हैं। अब बात करें हम उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति स्रोत या कहें जन्म के आधार पर कि कौन सा कहां से लिया गया है। तो सबसे पहले नंबर 1 देखिए तत्सम, तत्सम शब्द है। नंबर 2 है तद्भव, संस्कृत से बने तद्भव कहलाते हैं, संस्कृत के शब्द तत्सम होते हैं। नंबर 3 है देशज, और देशज शब्द वे होते हैं जो अपने देश में जन्मे हैं, देशज। और नंबर 4 है विदेशज। तो ये नंबर 4 हो गया विदेशज। तो मैं कह सकता हूँ रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द है वो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जब बात करें उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तो मूल रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार ही हमने लिख दिया है। एक नया शब्द और भी बना है, लेकिन किताबों में, सरकारी किताबों में इनके प्रकार 4 ही बताए गए हैं, अपने को 4 ही मानना है। तत्सम क्योंकि रीट वाले एग्जाम है या जो आरपीएस कंडक्ट करवाती है वो क्या एनसीईआरटी वाली बुक देखती है और उस बुक में इनके प्रकारों के नाम 4 दिए गए हैं, तो 4 हमें करने हैं। बाकी एक और भी होता है, वो होता है मिश्रित शब्द, मिश्रित शब्द। तो मानने हमें फिलहाल ये 4 ही है। इसी प्रकार से बात करें प्रयोग के आधार पर की, तो देखो प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं उनमें ये 2 प्रकार की वैरायटी वाले होंगे। नंबर 1 तो होंगे आपके विकारी और नंबर दूसरा होगा अविकारी, अविकारी। तो ये 2 प्रकार के होते हैं। वैसे पहला विकारी होता है, दूसरा अविकारी होता है। तो आपको इसके आंसर 2 भी मिलेंगे और कई जगह आपको 8 भी मिलेंगे, कई जगह आपको 5 भी मिलेंगे। तो आपका उत्तर जो है यहाँ पर, यदि यहाँ से सवाल आता है तो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा आपका उत्तर। तो देखो सबसे पहले विकारी और अविकारी की बात कर लेते हैं। तो देखो नंबर 1 सबसे पहला जो है वह है संज्ञा शब्द, संज्ञा। नंबर 2 दूसरा है आपके सर्वनाम, तीसरा जो है वह है आपके विशेषण,
विशेषण के बाद में जिसका नाम आता है वह है क्रिया। ये विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी क्यों कहलाते हैं मैं आपको आगे के टॉपिक्स में पढ़ाऊंगा। और नंबर 5 की अपन बात करें तो वह है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण देखो बार बार पढ़ने से नाम याद हो जाएंगे, नहीं तो क्रिया, ये क्रिया और क्रिया से उल्टा चलेंगे तो विशेषण हो जाएगा। और नंबर 6 संबंध बोधक। संबंध बोधक, संबंध बोधक अव्यय। और नंबर 7 जो है वह हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और नंबर 8 जो है वह हो जाएगा आपके विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये संख्या में टोटल मिलाकर के 8 हो गए हैं। और वैसे देखें तो ये आपके 2 हो गए हैं कि गुरुजी फिर 5 कैसे। तो 5 ऐसे हैं कि जो अविकारी शब्द है, इन अविकारी शब्दों को ही अव्यय का नाम दिया गया है और अव्यय को केवल अकेला मान लिया गया है। एक तो ये, और 4 जो है ऊपर जो दिए गए हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण, इस प्रकार से मिलाकर के ये 5 भी हो जाया करते हैं। तो 1 + 4 = 5 हो जाया करते हैं। अव्यय को एक ही कोटि में मान लेते हैं कई विद्वान। तो इस प्रकार से ये भी हमारा जवाब हो सकता है। यदि आपसे पूछा जाए प्रयोग के आधार पर तो ज़्यादा सबसे उत्तर तो बढ़िया है विकारी शब्द और अविकारी शब्द 2 प्रकार हैं। और यदि वहाँ ऑप्शन में 5 नहीं होता है तो 8 भी उत्तर मान लिया जाता है। और यदि 8 नहीं है तो फिर हमें 5 उत्तर मानना पड़ेगा। तो यहाँ यदि आपको सवाल सही करवाना है तो आपको ये दोनों ही तीनों ही याद रखने पड़ेंगे, 2, 8 और 5। अब देखो इनमें जो ये शुरू के 4 है, देखो शुरू के जो 4 हैं ये है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण, ये यहाँ तक और क्रिया तक। ये जो शुरू के 4 हैं इन्हें विकारी कहा जाता है। इन्हें कह दिया जाता है विकारी क्योंकि ये लिंग वचन काल आदि के आधार पर परिवर्तित होते हैं। और ये जो बाद वाले 4 हैं मतलब 5, 6, 7, 8, इन्हें जो है अविकारी शब्द कहा जाता है। तो ये विकारी है, ये अविकारी है। ये रूप परिवर्तन के आधार पर बदलते हैं और ये बदलते नहीं हैं। जो बदले नहीं वो अविकारी होते हैं और जो बदल जाए वो विकारी होते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कह दिया जाता है। चलिए अब देखते हैं हम अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द जो है वो 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 तो हो जाएगा आपके सार्थक और नंबर जो 2 है वह हो जाएगा आपके सार्थक और निरर्थक। नंबर 1 हो गया आपके सार्थक और नंबर 2 जो है वह है निरर्थक शब्द। निरर्थक, सार्थक और निरर्थक शब्द। तो देखो सार्थक जो है वो अर्थ से युक्त होता है। तो सार्थक शब्द को भी हम पुनः 3 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो वह होता है जो वाचक होता है, सीधा साधा अर्थ देता है। एक होता है लक्षक जो लक्षणा के आधार पर अर्थ देता है। और एक होता है व्यंजक। तो कई किताबों में केवल ये 3 दिए हुए हैं, कई किताबों में केवल 2 दिए हुए हैं। तो ये भी एक सस्पेंस वाली स्थिति है। तो फिर भी अपने को अगर पूछे कि अर्थ के आधार पर कितने होते हैं तो सार्थक और निरर्थक 2 ही प्रकार मानने हैं। और यदि पूछे कि शब्द शक्ति के आधार पर कितने होते हैं तब 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 वाचक, नंबर 2 लक्षक और नंबर 3 व्यंजक। तो ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। वाचक में जो है अभिधा शब्द शक्ति होती है, अभिधा। और लक्षक में जो है लक्षणा शब्द शक्ति होती है। और व्यंजक में आप जानते ही हैं कि व्यंजना शब्द शक्ति होती है। व्यंग्य के आधार पर विशेष अर्थ लिया जाता है, व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो ये व्यंजना शब्द शक्ति हो गई है। तो ये बात हुई आपके अर्थ के आधार पर। तो हमने क्या देखा कि शब्दों के इतने प्रकार है, शब्दों का इतना बड़ा जाल है और हिंदी का सबसे बड़ा टॉपिक है। यदि हम इसको पढ़ते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है, काफ़ी दिन लग जाते हैं। हम जो है एक एक करके फिर जो है इनको लेते हुए चलेंगे। पहले जो है आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हम पढ़ने वाले हैं। एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनको विस्तार से मैं अगले वीडियो में समझाने वाला हूं। तो भाइयों अब हम पढ़ने वाले हैं रचना, निर्माण, बनावट, व्युत्पत्ति या सृजन।
ये सब एक ही बात है। रचना का मतलब होता है बनाना, निर्माण करना। आज हम शब्दों को बनाना सीखेंगे और कल वाला जो टॉपिक होगा उसमें शब्द कहाँ कहाँ से लिए गए ये देखेंगे, और फिर हम शब्दों का प्रयोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से वाक्यों में किया जाता है ये देखेंगे, और इनके अर्थ क्या क्या होते हैं ये भी हम अगले वीडियोस में देखेंगे। तो चलो सबसे पहले देखते हैं रचना, निर्माण, बनावट, व्युत्पत्ति या सृजन के आधार पर शब्द। इन सब के आधार पर, ये सब एक ही बात है, के आधार पर शब्द। तो देखो, रचना का मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। शब्द जो है वो 3 प्रकार से बनाए गए हैं। शब्दों का निर्माण जो है वो 3 प्रकार से किया गया है। 3 प्रकार। एग्जाम में सवाल का पूछ ले तो हमें उत्तर देना है 3 प्रकार। नंबर 1 शब्द जो है वह होता है रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। और जो नंबर 2 है वह होता है यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। और जो नंबर 3 है वह होता है योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। तो देखो ये 3 प्रकार होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले बात करेंगे हम रूढ़ शब्द। तो देखो रूढ़ शब्द क्या है, तो वे शब्द जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ न निकले और जोड़ने पर विशेष अर्थ निकले, ये वो शब्द हैं जिनके हम टुकड़े कर देंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, लेकिन जोड़ देंगे तो विशेष अर्थ निकले। तो ऐसे शब्द जो हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये रूढ़ शब्द कहलाएंगे। तो देखो रूढ़ शब्द क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा आज अभी मैंने कहा आ का टुकड़ा कर लिया, जय का टुकड़ा कर लिया, तो इनका कोई अर्थ नहीं होता है, जोड़ने पर ही अर्थ निकल रहा है, इसलिए ये रूढ़ शब्द कहलाएगा। मैंने कह दिया कल, तो क का कोई अर्थ नहीं होता और ल का भी कोई अर्थ नहीं होता है। इसी प्रकार से मैंने कह दिया घोड़ा, तो आप देखिए घो और ड़ा, तो इस घो और डा का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मिलने पर इनका अर्थ निकल रहा है। तो ऐसे शब्द जिनको जोड़ने पर अर्थ निकल रहा है वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे घोड़ा हो गया, मैं कह दूं इसी प्रकार से गधा, टुकड़ा करेंगे कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मैं कह दूं ऊंट, तो टुकड़ा करेंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो कहने वाला ये है कि टुकड़ा करने पर यदि कोई अर्थ नहीं निकल रहा है तो इसका मतलब वो रूढ़ शब्द है, वर्णों का टुकड़ा होगा, अर्थ नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं यौगिक शब्दों की। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लंबा टॉपिक भी है वैसे ही है, और इसमें जो है कई चीजें आती है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ कैसे कैसे क्या आते हैं। देखो नाम से पता लग रहा है योग प्लस इक, योग प्लस इक, और योग का मतलब होता है जोड़। तो मैं कहूं कि जोड़ से संबंधित, कहने का मतलब ये है कि मेल से बना, मेल, या कहूं योग से बना। ये मेल या योग से बना है। मेल या योग से कैसे बना, जैसे मैंने कह दिया मिलाकर के 2 शब्द बन रहे हैं घुड़सवार, घुड़सवार। तो हम जानते हैं कि घुड़ मतलब घोड़ा, और इधर जो है सवार है, तो जो घोड़े पर सवार है वो घुड़सवार होता है। तो इसका मतलब घोड़े का भी अर्थ है और सवार का भी अर्थ होता है। तो यहाँ 2 शब्दों के मिलने से जो है एक नया शब्द मिल रहा है। तो योग से शब्द बन रहा है, योग से शब्द बन रहा है, इसलिए यौगिक शब्द कहलाता है। और ये यौगिक शब्द जो है वो कई प्रकार से बनते हैं। मैं कहूँ कि यौगिक शब्दों का निर्माण जो है इनका
मुख्यतः 4 प्रकार से, हालांकि 5 प्रकार भी मिल जाते हैं कि कई किताबों में, मुख्यतः 4 प्रकार से। अब मुख्य रूप से 4 प्रकार कौन कौन सी हैं? देखो, सबसे पहले नंबर 1 उपसर्ग से, या कहूं सबसे पहले चलो संधि से, संधि से भी इसका निर्माण होता है। नंबर 2 समास से, नंबर 3 उपसर्ग से, और नंबर 4 प्रत्यय से। और ऐसी बात नहीं है, नंबर 5 हो सकता है अव्यय से भी हो सकता है, कई पुस्तकों में दिया हुआ है, कई पुस्तकों में दिया हुआ नहीं है। तो कहने मतलब ये है कि मूल रूप से, हालांकि एग्जाम में सवाल माना गया है, पहले ये सवाल आया, एक बार तो उत्तर सही हुआ, बाद में डिलीट कर दिया गया, तो उसका कारण ये रहा है कि कहीं में उत्तर 4 था और कहीं में उत्तर 5 था। यदि ऐसे सवाल आते हैं तो वो डिलीट हो जाया करते, इसलिए घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि अब क्या करें, क्या उत्तर सही माने, क्योंकि ऐसे सवाल प्राय डिलीट हो जाया करते हैं। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यौगिक शब्द बन किस किस प्रकार से रहा, हम शब्दों का निर्माण कर रहे हैं, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलो सबसे पहले देखते हैं हम संधि से, कि संधि से भी जो है यौगिक शब्दों का निर्माण हुआ है। अब देखो, संधि वाले जो शब्द हैं वो इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब जैसे हम देखते हैं कि 1 + 1 और शब्द हुआ एक एक, तो इसका मतलब एक एक शब्द यौगिक हुआ, क्योंकि एक में एक मिलाया तब एक एक शब्द हो गया है ना। इसी प्रकार से मैं कहूं जलमग्न, या मैं कहूं समास विग्रह करता हूं मैं, जल में मग्न, मतलब जल में डूबा हुआ, तो जलमग्न, तो शब्द बन गए आपके जलमग्न। तो जल में मग्न मतलब जो जल में डूबा हुआ है जलमग्न हो गया। इसका मतलब समास में पेपर आ रहा है, इसका मतलब यहां पर विभक्ति का लोप हो गया और समास हो गया। यहां पर पहले वर्ण और इधर तो अंतिम वर्ण, इधर पहले वर्ण की संधि हो गई है, इसलिए संधि से हुआ है, समास से हुआ है। पिछली बार आरटेट में इसी प्रकार का एक सवाल भी आया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जिसमें संधि और समास दोनों हुए हैं। तो ऐसे शब्द भी आपको मिल जाएंगे जिनमें संधि भी होगी और समास भी होगा, वहां आपको संधि विच्छेद भी करना पड़ेगा और समास विग्रह भी करना। जैसे रामानुज, तो राम + अनुज, तो एर मिलके आ हो गया, तो इसका मतलब संधि हो गई है। और राम का अनुज मतलब लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि, तो इसका मतलब वहां पर जो है समास विग्रह भी हो रहा है और संधि विच्छेद भी हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति होती हो तब वहां पर योग रूढ़ भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है। योग रूढ़ में क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब देखो, उपसर्ग से संबंधित शब्द, तो उपसर्ग से संबंधित जैसे मैं कहूं अनु + गमन, अब हम जानते हैं कि अनुपसर्ग है, तो शब्द बन गए आपके अनुगमन। तो अनुगमन जो है वह शब्द उपसर्ग से मिलकर के बना है। ठीक है, इसी प्रकार से प्रत्यय से भी होता है। जैसे मैं कहूं ये है समाज और प्रत्यय जोड़ दिया मैंने एक, और शब्द बन गए आपके सामाजिक, सामाजिक। तो हमने क्या देखा कि समाज में एक प्रत्यय जोड़ दिया, सामाजिक शब्द बन गया है। अब वैसे भी शब्द बन सकते हैं, जैसे शब्द है दूर, और दूर में मैंने प्रत्यय जोड़ दिया ये, और शब्द बन गया दूरी। तो ये अव्यय से, ये दूर अव्यय है, दूर, पास, निकट आदि अव्यय होते हैं, और इनमें प्रत्यय जोड़ दिया और फिर जो है शब्द बन गया। तो कहने मतलब ये है कि यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो योग से मिलकर बनते हैं। योग से कैसे, मतलब कि दो समान शब्द भी हो सकते हैं, संधि भी हो सकती है, समास भी हो सकती है, उपसर्ग भी हो सकता है, प्रत्यय भी हो सकता है, या फिर अवयव से मिलकर के भी। हालांकि ये प्रत्यय हो गया है, तो कहने मतलब ये है कि इस प्रकार के अब ये अव्यय प्रत्यय की श्रेणी के अंतर्गत भी ले लिए जाते हैं कई बार। तो दूर + ये दूरी हो गया है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये यौगिक शब्द कहलाएंगे। अब बात करते हैं योग रूढ़ शब्दों की। अब देखो, नाम से पता लग रहा है योग + रूढ़, योग भी है और रूढ़ भी है, और योग का मतलब हो गया यौगिक। जो शब्द यौगिक भी है और जो शब्द रूढ़ भी है, तो यौगिक भी है और रूढ़ भी है, तो वो शब्द कहलाएंगे योग रूढ़ शब्द। और इसमें मुख्य बात ध्यान में देने वाली बात यह है कि योग रूढ़ शब्द में बहुव्रीहि समास होता है।
बहुव्रीहि समास, और बहुव्रीहि समास का मतलब हो गया अन्य अर्थ निकलना। अन्य अर्थ यहाँ पर निकल करके आएगा और जहाँ अन्य अर्थ निकलेगा वहाँ बहुव्रीहि समास हो जाएगा। और यहाँ तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सारे ही आ गए हैं। तो ऐसे शब्द कहलाएंगे यौगिक। लेकिन ऐसे शब्द जो यौगिक है या रूढ़ है लेकिन उनका विशेष अर्थ निकल रहा है, जो यौगिक भी है और जिनमें रूढ़ अर्थ भी निकल रहा है, वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। देखते हैं योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं। जैसे मैंने कहा, पहले परिभाषा लिख लेते हैं। वे शब्द जो यौगिक हैं किंतु जिनका रूढ़ अर्थ, रूढ़ मतलब विशेष या कहूं कि अन्य अर्थ निकलता हो, ऐसे जो शब्द हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। योग रूढ़ शब्द कहलाएंगे। अब देखो कैसे, मैं कहूं दशानन, तो 10 हैं जिनके आनन, 10 आनन, और 10 आनन होते हैं रावण के। तो अन्य अर्थ निकल रहा है, अन्य अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर बहुव्रीहि समास हो गया और शब्द योग रूढ़ माना जाएगा। तो 10 हैं आनन जिनके वह दशानन हो जाएगा। इसी प्रकार से जलज, जलज, तो मैं कहूँ जल में जन्मा, हालांकि जल में जन्म मछली भी लेती है, केकड़े भी लेते हैं, मेंढक भी लेते हैं, लेकिन रूढ़ अर्थ किसके लिए है? ये रूढ़ अर्थ होता है कमल के लिए। तो जलज जो है वो प्राय कमल को कहा जाता है। तो हमने देखा कि यदि टुकड़े करें तब कोई अर्थ ना हो, लेकिन जोड़े तो कोई विशेष अर्थ हो तो शब्द कहलाएगा रूढ़। जो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय अव्यय आदि के योग से मिलकर के बन रहे हैं वो शब्द कहलाएंगे यौगिक। और वे शब्द जिनमें विशेष अर्थ निकल रहा है, अन्य अर्थ जहां पर निकल करके प्रकट हो रहा है और बहुव्रीहि समास है, वहां पर योग रूढ़ शब्द होंगे। जैसे शब्द हुआ आपके दशानन और शब्द हो गए आपके जलज। तो ऐसे जो शब्द हैं जो अन्य अर्थ देने वाले हैं या बहुव्रीहि समास के अधीन आते हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और योग रूढ़ शब्द के जो है बहुत सारे उदाहरण हम बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे तब मैं आपको करवा दूंगा। वो सारे शब्द योग रूढ़ शब्द होंगे। जैसे मैं कहूँ कि चंद्रचूड़, चंद्रशेखर, या कहें कि मधवरी, मुरारी, ये जितने भी शब्द हैं सारे के सारे योग रूढ़ शब्द होंगे, क्योंकि कोई ना कोई किसी न किसी के लिए पीताम्बर है, श्वेतांबर है, दिगंबर है, सारे के सारे शब्द जहाँ अन्य अर्थ निकल रहा है, नीरद है, जलद है, अम्बुद है, वायुद है, वो सारे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो निश्चित रूप से वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो जो है हम तत्सम तद्भव देशज विदेशज आदि का पढ़ने वाले हैं। आप लगातार जो है पढ़ते रहे और वीडियो को आदि से लेकर अंत तक देखते रहे। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करके ऑल वाले बटन, घंटे वाले बटन को दबाएं। ऑल वाले बटन को दबाना है आपको ताकि ऑल नोटिफिकेशंस आपको प्राप्त होते रहे। और वीडियो को लाइक करें और याद रख के लाइक कर ही दें, कमेंट करें। और यदि कोई किसी प्रकार की किंतु परंतु वाली बात होती है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लगें ताकि हम जो है उस पर भी गौर कर सकें और आपके लिए अच्छा कर सकें। और सभी विद्यार्थी तन मन से लग जाइए, एग्ज़ाम बहुत निकट आ गई है और डेट वगैरह जो है घोषित होने लग गई है, तो ज़बरदस्त तैयारी की आपको आवश्यकता है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।